हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियरिंग एक्सप्रेस। इंजीनियरिंग एक्सप्रेस लेकर आया है आपके लिए गेम चेंजर सीरीज। इस सीरीज के अंदर हम कवर करने वाले हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर सब्जेक्ट को, जो कि आपका बीटेक सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है। एंड इस सीरीज में हम इस सब्जेक्ट की सभी यूनिट्स को वन शॉट वीडियोस के थ्रू कवर करेंगे। आज की ये वीडियो वन शॉट वीडियो होने वाली है यूनिट 1 की कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर सब्जेक्ट की। आई होप आपको ये लेक्चर्स पसंद आएंगे और मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आप इस सीरीज को पूरा देखते हैं तो आपको 45 प्लस मार्क्स देखने के लिए मिल जाएंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कराऊंगा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपसे प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, एंड साथ ही वो न्यूमेरिकल्स जो कि आपसे पूछे जाते हैं या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 7 मार्क्स के लिए। एक्सप्लेन फंक्शनल यूनिट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इन डिटेल्स। आपसे फंक्शनल यूनिट के बारे में पूछा जाएगा कि फंक्शनल यूनिट क्या होती हैं। आपको पता है कि इनपुट, मेमोरी, एएलयू, सीयू एंड आउटपुट, 5 तरह की आपकी फंक्शनल यूनिट होती हैं। एंड ये डायग्राम आपको कंफर्म बना के आना है, क्योंकि डायग्राम के थ्रू ही आप समझाओगे अपनी थ्योरी को। इस डायग्राम को मैं आपको सिंपल भाषा में बता देता हूँ, फिर इसको हम देखेंगे थ्योरी में इसे किस तरीके से लिखना है। क्वेश्चन जैसे पूछा जाएगा मैंने आपको वैसे ही लिखा दिया है, आंसर भी आपको वैसे ही लिख के आना है जैसे मैंने लिखाया हुआ है। सबसे पहले देखो, आपके पास इनपुट यूनिट है। इनपुट यूनिट से आपका डेटा आता है जो कि आपका सेव होता है आकर सीधा मेमोरी में, और मेमोरी से जाता है वो सीयू यानी कंट्रोल यूनिट के पास, या एएलयू यानी अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट के पास। इसके अंदर जो भी टास्क परफॉर्म होगा वो परफॉर्म होने के बाद रिजल्ट सेव होगा आपका अगेन मेमोरी के अंदर। ठीक है, यानी इनपुट से आया आपका डेटा यहाँ पे जो भी परफॉर्म होना था वो परफॉर्म हुआ, और उसके बाद सेव होगा डेटा आपका अगेन मेमोरी के अंदर। एंड मेमोरी के बाद जाएगा यहाँ से आउटपुट में, यानी आउटपुट यूनिट पे जो आपका आउटपुट आता है वो पहले ही सेव हो जाता है आपका मेमोरी में। ठीक है, उसके बाद आता है ये आउटपुट पे। ये मैंने आपको बता दिया है। अब ये थ्योरी में कैसे लिखना है इसको समझते हैं। सबसे पहले आता है आपका इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट में आपको क्या लिखना है? द यूजर एंटर डेटा इनटू अ कंप्यूटर यूजिंग द इनपुट यूनिट। यूजर अपना डेटा कंप्यूटर के अंदर इनपुट यूनिट के थ्रू एंटर करता है। विच रिसीव डिजिटल इन्फॉर्मेशन, जो कि हमारा रिसीव करती है डिजिटल इन्फॉर्मेशन को थ्रू इनपुट डिवाइसेस के थ्रू। और वो इनपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं? आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, या माइक्रोफोन्स हो गए। ठीक है, सेकंड है मेमोरी यूनिट। द मेमोरी यूनिट इन द कंप्यूटर स्टोर प्रोग्राम्स, डेटा, इंटरमीडिएट रिजल्ट एंड फाइनल आउटपुट बिफोर पासिंग इट टू द आउटपुट यूनिट। मेमोरी यूनिट कंप्यूटर के अंदर स्टोर करती है प्रोग्राम्स को, डेटा को, इंटरमीडिएट रिजल्ट को और फाइनल आउटपुट को। फाइनल आउटपुट को वो स्टोर कर लेती है आउटपुट यूनिट पे जाने से पहले ही। ठीक है, इट इंश्योर स्मूथ प्रोसेसिंग बाय होल्डिंग नेसेसरी इन्फॉर्मेशन। ये इंश्योर करती है कि आपकी जो प्रोसेसिंग है वो स्मूथ तरीके से हो, और नेसेसरी इन्फॉर्मेशन को ये होल्ड करती है। देयर आर टू मेन टाइप ऑफ मेमोरी यूज इन कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर के अंदर दो टाइप की मेमोरी होती हैं जो कि हमारी यूज होती हैं, प्राइमरी स्टोरेज मेमोरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी। पहले देखते हैं हम प्राइमरी स्टोरेज मेमोरी कौन सी होती है। द मेन मेमोरी इज द प्राइमरी स्टोरेज दैट द प्रोसेस एक्सेस फर्स्ट। वो मेमोरी जिसे प्रोसेसर सबसे पहले एक्सेस करता है वो हमारी प्राइमरी स्टोरेज होती है। It helps to the processor to run application and services by storing them temporarily in specific location। ये हेल्प करती है प्रोसेसर की यानी सीपीयू की एप्लीकेशन या सर्विसेज को रन करने में। किस तरीके से? वो स्टोर कर लेती है इन सर्विसेज को एंड एप्लीकेशंस को एक स्पेसिफिक लोकेशन पे टेम्परेली, मतलब कुछ टाइम के लिए। देयर आर टू टाइप ऑफ मेन मेमोरी, रैम एंड रोम, रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी। नाउ आपकी दूसरी स्टोरेज मेमोरी आती है सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सिलरी स्टोरेज। इसको हम एक्सिलरी स्टोरेज भी बोलते हैं, बिकॉज इट सेव इन्फॉर्मेशन इवन व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ। क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन को तब भी सेव करके रखती है जब हमारा कंप्यूटर बंद होता है। It store program, instruction and data that the computer is not currently using but will need later to processing। ये उन programs को, instructions को, data को सेव करके रखती है जिस पे कंप्यूटर करंटली वर्क नहीं कर रहा है लेकिन कुछ टाइम बाद उन पे वर्क करेगा। थर्ड आता है आपका इसमें अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, एएलयू जिसे आप बोलते हो। एएलयू परफॉर्म्स मैथमेटिकली ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। जो आपका एएलयू होता है वो आपके परफॉर्म करता है टास्क कैसे? एडिशन यानी जोड़ना, घटाना, गुणा करना या भाग करना। ठीक है ना? एंड एज वेल एज लॉजिकल ऑपरेशन, जो आपका लॉजिकल ऑपरेशन होता है वो परफॉर्म करता है आपके एंड और नोट वाले आपके ऑपरेशन जो होते हैं इनको परफॉर्म करता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शन। ये रिस्पॉन्सिबल होता है इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए। इंटरमीडिएट रिजल्ट फ्रॉम एएलयू आर टेम्परली स्टोर इन प्राइमरी स्टोरेज एंड may move between ALU and memory multiple times until processing is complete। जो आपका इंटरमीडिएट रिजल्ट होता है वो ALU से सेव हो जाता है प्राइमरी स्टोरेज में टेम्परेली। ठीक है ना? टेम्परेली का मतलब होता है कुछ टाइम के लिए।
एंड जो आपका डेटा है वो मूव कर सकता है एएलयू के बीच में और प्राइमरी मेमोरी के बीच में कई बार, जब तक वो प्रोसेसिंग कंप्लीट नहीं हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका इसमें कंट्रोल यूनिट। दिस यूनिट कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ ऑल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। ये यूनिट कंट्रोल करती है सभी ऑपरेशंस को कंप्यूटर के हर एक पार्ट के, बट खुद कोई डेटा का प्रोसेस नहीं करती है। इट मैनेज ऑल कोऑर्डिनेट्स ऑल सिस्टम यूनिट्स। ये सभी सिस्टम यूनिट को कंट्रोल करती है। इट आल्सो कम्युनिकेट विद द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस टू ट्रांसफर डेटा और हैंडल रिक्वेस्ट फ्रॉम स्टोरेज यूनिट। ये कम्युनिकेट करती है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस से कि वो ट्रांसफर करें अपना डेटा, एंड हैंडल करती है स्टोरेज यूनिट्स की रिक्वेस्ट को। फिफ्थ आता है आपका इसमें लास्ट, आउटपुट यूनिट। द आउटपुट यूनिट रिसीव द कंप्यूटर्स प्रोसेस्ड डेटा इनटू कोडेड फॉर्म। जो आपका आउटपुट यूनिट होती है वो रिसीव करती है कंप्यूटर प्रोसेस डेटा को कोडेड फॉर्म में, एंड उसको कन्वर्ट कर देती है ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में। देन डिस्प्ले द फाइनल आउटपुट यूजिंग डिवाइसेस लाइक मॉनिटर, प्रिंटर एंड प्रोजेक्ट्स। एंड डिस्प्ले कर देती है फाइनल आउटपुट को आउटपुट डिवाइसेस का यूज करके। आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी थी? मॉनिटर, प्रिंटर एंड प्रोजेक्टर एटसेट्रा। ओके, यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन खत्म होता है। आपसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको इतना ही लिखना है। मैं आपको दोबारा क्वेश्चन दिखा देता हूँ क्या क्वेश्चन था आपका, एंड आपको किस तरीके से वो लिख के आना था। तो आपका क्वेश्चन था एक्सप्लेन फंक्शनल यूनिट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड डिटेल्स। तो आपको लिखना है कि डिजिटल कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ 5 फंक्शनल यूनिट, पांचों के बारे में बताना है आपको। ठीक है, इस तरीके से आपको पूरा पूरा डायग्राम भी बनाना है। डायग्राम बनाने के बाद उसे पूरा एक्सप्लेन करना है। ठीक है, ये मैंने आपको दिखा दिया किस तरीके से आपको ये एक्सप्लेन करना है। ठीक है, नाउ सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं जो कि आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। वो है आपका व्हाट इज मेंट बाय टर्म बस आर्बिट्रेशन, व्हाई इज इट नीडेड, हाउ कैन बस आर्बिट्रेशन बी इम्प्लीमेंटेड इन डेजी चेनिंग स्कीम्स। इस एक क्वेश्चन में आपसे तीन क्वेश्चंस पूछ लिए गए हैं। कौन कौन से? सबसे पहला बस आर्बिट्रेशन क्या होती है, सेकंड उसकी नीड क्यों है, एंड तीसरा आपसे पूछा है इसने डेजी चेनिंग स्कीम्स के बारे में। तो जिस तरीके से मैंने आपको क्वेश्चंस का आंसर लिखा रखा है, आपको वैसे ही लिख के आना है। Bus arbitration is a process to decide which device get control of the system bus when multiple devices request access at the same time. बस आर्बिट्रेशन वो प्रोसेस होता है जो ये डिसाइड करता है कि किस डिवाइस को कंट्रोल मिलेगा सिस्टम बस का, जब हमारे मल्टीपल डिवाइसेस यानी एक से ज्यादा डिवाइस रिक्वेस्ट करते हैं एक्सेस करने का सिस्टम बस को सेम टाइम पर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो सीपीयू, मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस तीनों एक साथ रिक्वेस्ट करें सिस्टम बस को एक्सेस करने का, तो ऐसे टाइम पे किसको मिलेगा उसका एक्सेस, ये कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइड करता है बस आर्बिट्रेशन। ओके, सिंस ओनली वन डिवाइस कैन यूज द बस एट द सेम टाइम, जैसे कि हमको पता है कि सिर्फ एक डिवाइस ही एक टाइम पे बस का यूज कर सकता है। सो बस आर्बिट्रेशन इंश्योर करता है एंड फेयर डिसीजन लेता है कि किसको एक्सेस मिलेगा। ठीक है, एंड अवॉइड करता है कॉन्फ्लिक्ट्स को। आगे इसमें आपसे पूछा है व्हाई इज बस आर्बिट्रेशन नीडेड, जो कि आपका सेकंड पार्ट है। तो आपके चार पार्ट है इसमें, कौन कौन से? प्रिवेंट डेटा कॉन्फ्लिक्ट्स, एफिशिएंट कम्युनिकेशन, फेयर एक्सेस एंड प्रिवेंट सिस्टम क्रैशेस। प्रिवेंट डेटा कॉन्फ्लिक्ट से मतलब है ये इंश्योर करता है कि सिर्फ एक डिवाइस यूज करेगी बस का एक टाइम पे और अवॉइड करेगा ये एरर्स को। सेकंड है आपका एफिशिएंट कम्युनिकेशन। ये हेल्प करता है स्मूथ एंड ऑर्गेनाइज डेटा ट्रांसफर बिटवीन डिवाइसेस, मतलब डिवाइसेस के बीच में जो आपका ट्रांसफर हो रहा है डेटा वो बिल्कुल स्मूथ होगा एंड एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में होगा। थर्ड है आपका इसमें फेयर एक्सेस। मेक श्योर ऑल डिवाइस गेट अ चांस टू यूज द बस विदाउट एनी वन डिवाइस डोमिनेटिंग। ये श्योर करता है कि हर एक डिवाइस को चांस मिले बस का यूज करने का बिना किसी एक डिवाइस के तानाशाही दिखाने पे। डोमिनेटिंग का मतलब होता है तानाशाही, मतलब एक डिवाइस उस पर कंट्रोल करके नहीं रखेगी। ठीक है, फोर्थ है आपका प्रिवेंट सिस्टम क्रैश। प्रिवेंट करता है सिस्टम क्रैश से। अवॉइड डिवाइसेस गेटिंग स्टक, वेट फॉर एक्सेस, प्रिवेंटिंग सिस्टम फेलियर। ठीक है, अब बस आर्बिट्रेशन दो टाइप का होता है, सेंट्रलाइज्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड। जो आपका सेंट्रलाइज्ड है उसमें आपके तीन पार्ट होते हैं, डेजी चेनिंग मेथड, फॉलिंग और रोटेटिंग प्रायोरिटी मेथड, एंड थर्ड आपका फिक्स्ड प्रायोरिटी और इंडिपेंडेंट रिक्वेस्ट मेथड। अब इनके बारे में आपको यहाँ डिस्क्राइब नहीं करना है क्योंकि आपसे सिर्फ इतना ही पूछा था कि बस आर्बिट्रेशन होता क्या है। अगर आपको डायग्राम याद रहता है तो इसको जरूर बना के आना। ठीक है, इसके बाद आते हैं इसके थर्ड पार्ट पे जो था आपका डेजी चेनिंग स्कीम्स। इसमें आपकी 4 या 5 स्कीम्स हैं। सबसे पहली है आपकी इसमें प्रायोरिटी स्कीम्स। डिवाइस आर अरेंज्ड इन अ फिक्स्ड ऑर्डर फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट प्रायोरिटी। इसके अंदर हमारी डिवाइसेस जो होती हैं वो प्रायोरिटी के बेस पे अरेंज होती हैं। ठीक है ना, सबसे ऊपर हाई प्रायोरिटी, फिर उससे लो प्रायोरिटी, फिर उससे लो प्रायोरिटी, इस तरीके से हमारी अरेंज होती हैं। द फर्स्ट डिवाइस इन द चैन गेट कंट्रोल ऑफ द बस फर्स्ट। चैन के अंदर जो सबसे पहली डिवाइस है आपकी उसको सबसे पहले मिलेगा आपका कंट्रोल। ठीक है ना, फर्स्ट मिलेगा इसको। ठीक है, अगर इसको नीड नहीं है तो ये ट्रांसफर कर देगी इसको। ठीक है, यही लिखा है थर्ड पॉइंट में, इफ इट डजंट नीड देन द बस कंट्रोल इज पास टू द नेक्स्ट डिवाइस। वो पास हो जाएगी नेक्स्ट डिवाइस को। सेकंड है आपका टोकन पासिंग। अ स्पेशल सिग्नल टोकन मूव बिटवीन डिवाइसेस इन अ लूप। आपकी जो डिवाइसेस होती हैं उनके बीच में एक सिग्नल जो है वो लूप में घूमता रहता है। ठीक है, एक लूप में
घूमता रहता है। एंड डिवाइसेस के पास होता है टोकन। जिस भी डिवाइसेस के पास टोकन होता है वो डिवाइस यूज कर सकती है बस का उस सिग्नल का यूज करके। एंड जब उसका काम खत्म हो जाएगा, वो अपना टास्क पूरा कर लेगी, तो वो डिवाइस सेंड कर देगी इस टोकन को नेक्स्ट डिवाइस के पास। यही लिखा हुआ है, अ डिवाइस कैन यूज द बस ओनली इफ इट हैज टोकन एंड वंस डन इट पास द टोकन टू द नेक्स्ट डिवाइसेस। इसके बाद आता है आपका राउंड रोबिन आर्बिट्रेशन। इसमें क्या होता है, ईच डिवाइस गेट टर्न्स टू यूज द बस वन आफ्टर अनोदर। इसमें हर डिवाइस को बस का यूज करने के लिए मिलता है। ठीक है, इसमें हर डिवाइस जो है वो बस का यूज करती है। एक बार ये करेगी, फिर उसके बाद ये करेगी, फिर उसके बाद ये करेगी। ठीक है, चाहे हाई प्रायोरिटी हो चाहे लो प्रायोरिटी हो, इस चीज से फर्क नहीं पड़ता, एक टाइम के बाद इसका नंबर जरूर आएगा। इवन लो प्रायोरिटी डिवाइसेस गेट एक्सेस आफ्टर वेटिंग देयर टर्न। द बस कंट्रोल मूव इन सर्कुलर ऑर्डर। जो आपका बस कंट्रोल है वो मूव करता है सर्कुलर ऑर्डर में। नेक्स्ट आता है आपका collision detection. Device first check if the bus is free before sending data. If two devices send data together, a collision happen and both stop. डिवाइस अपना डेटा सेंड करने से पहले चेक करती है कि उसकी बस फ्री है या नहीं है। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि दो डिवाइस एक टाइम पर ही अपना डेटा सेंड कर देती हैं, जिसकी वजह से कोलिजन देखने के लिए मिल सकता है एंड दोनों का डाटा वहीं पे रुक जाएगा। ठीक है, आफ्टर अ रैंडम डिले दे रीट्राई टू प्रिवेंट कोलिजन। एंड कुछ टाइम के बाद वो दोबारा से रिट्राई करते हैं, जिसकी वजह से हमें कोई अदर कोलिजन देखने के लिए नहीं मिलता है। इसके बाद आता है आपका हैंड शेकिंग सिग्नल। अ डिवाइस रिक्वेस्ट टू द बस व्हेन इट इज नीड एक्सेस। मतलब एक डिवाइस को जब भी बस की नीड होती है तो वो क्या करती है, पहले रिक्वेस्ट सेंड करती है और उसकी रिक्वेस्ट अगर अप्रूव हो जाती है तो वो यूज कर लेती है उसका। ठीक है, एंड यूज करने के बाद रिलीज कर देती है बस को टू अनदर डिवाइस। इसके बाद आता है आपका रिक्वेस्ट जनरेट प्रोटोकॉल। अ डिवाइस सेंड अ रिक्वेस्ट टू यूज द बस। एक डिवाइस जो होती है वो सेंड करती है रिक्वेस्ट, अगेन आपको दिख रहा होगा एक डिवाइस सेंड करती है रिक्वेस्ट बस को यूज करने के लिए। एंड कंट्रोलर डिसाइड करता है कि किस डिवाइस को एक्सेस मिलना चाहिए किस बिहाव पर बेस्ड ऑन द प्रायोरिटी। द डिवाइस यूज द बस एंड रिलीज इट आफ्टर कंप्लीटिंग इट टास्क। एंड डिवाइस यूज करने के बाद बस का उसको रिलीज कर देती है। ठीक है, इतना ही आपको इस क्वेश्चन में लिखना था। एक बार मैं आपको दोबारा क्वेश्चन दिखा देता हूँ। क्या क्वेश्चन था आपका? क्वेश्चन था आपका व्हाट इज मेंट बाय द टर्म आर्बिट्रेशन। मतलब आपको आर्बिट्रेशन के बारे में बताना था कि क्या होता है, उसकी नीड क्या है एंड डेजी चैनिंग स्कीम्स क्या होती हैं। तो आई होप आपको तीनों क्वेश्चंस का आंसर समझ में आया होगा एंड आपको किस तरीके से लिख के आना है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, सबसे पहले आपको लिखना है कि बस आर्बिट्रेशन होता क्या है उसके बारे में बताना है। उसके बाद उसकी नीड क्यों है वो बताना है। ये डायग्राम आप बना सको तो प्लीज बना देना, डायग्राम के थ्रू अच्छे से समझ में आ जाता है टीचर को कि बच्चे को आता है समझ में। ठीक है, उसके बाद आपकी डेजी चैनिंग स्कीम्स हैं जो कि मैंने आपको बता दी हैं। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ बस सिस्टम इन विच इट यूज ट्राई स्टेट बफर। ट्राई स्टेट बफर या थ्री स्टेट बफर एंड अ डिकोडर इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लेक्सर। यानी इसमें आपका मल्टीप्लेक्सर का आपको यूज नहीं करना, डिकोडर का यूज करना है। सिंपली आपका क्वेश्चन डिकोडर वाला ही आता है, आपसे वही पूछेगा। सिर्फ यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दिया है कि मल्टीप्लेक्सर का यूज मत करना, डिकोडर का यूज करना है। ठीक है, या यही क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है एक्सप्लेन थ्री स्टेट बफर या ट्राई स्टेट बफर या डिस्कस थ्री स्टेट बफर विद नीट डायग्राम। ठीक है, अगर आपसे ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको हाफ पार्ट करना है जो कि मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आपसे बस सिस्टम के साथ ही क्वेश्चन पूछता है तो आपको ये ऐसे लिखना है जैसे मैंने आपको लिखाया हुआ है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन। अ बस सिस्टम इज अ कम्युनिकेशन पाथवे दैट अलाउ डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर लाइक सीपीयू, मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस टू एक्सचेंज डेटा। बस सिस्टम एक कम्युनिकेशन पाथवे है जो कि अलाउ करती है डिफरेंट कंपोनेंट को सिस्टम के अपना डेटा एक्सचेंज करने के लिए। ये कंसिस्ट करती है मल्टीपल्स वायर्स को जो हमारा ट्रांसफर करते हैं डेटा को, एड्रेस को एंड कंट्रोल सिग्नल्स को। वो बस सिस्टम जिसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम थ्री स्टेट बफर गेट्स का यूज करते हैं उसको हम थ्री स्टेट बस बफर बोलते हैं। अब ये बफर क्या होता है? बफर कोवा के अंदर एक टेम्पररी स्टोरेज एरिया है जो कि हमारा यूज होता है डेटा को होल्ड करने के लिए जब हम ट्रांसफर कर रहे होते हैं डेटा को दो डिवाइसेस के बीच में या कंपोनेंट्स के बीच में। ठीक है, बफर कॉमनली हमारा यूज होता है या तो इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस में, बसेस में या मेमोरी एक्सेस करने में। नाउ ये बफर गेट क्या है? बफर गेट एक लॉजिक गेट है जो कि सिंपली पास कर देता है इनपुट वैल्यू को आउटपुट की तरफ बिना उसमें कोई चेंज करे हुए। थ्री स्टेट गेट क्या है? अ थ्री स्टेट गेट इज अ डिजिटल सर्किट दैट शो थ्री स्टेट। थ्री स्टेट गेट एक वो डिजिटल सर्किट है जो कि हमारा शो करता है तीन स्टेजेस को। कौन सी को? स्टेट वन, स्टेट जीरो एंड हाई इंपिडेंस स्टेट। स्टेट वन का मतलब होता है ओपन, स्टेट जीरो का मतलब होता है क्लोज एंड हाई इंपिडेंस का मतलब क्या होता है वो यहाँ पे बताया हुआ है।
द हाई इम्पीडेंस स्टेट बिहेव लाइक एन ओपन सर्किट, ये बिल्कुल एक ओपन सर्किट की तरह वर्क करता है। द आउटपुट इज डिसकनेक्टेड एंड डज नॉट हैव एनी लॉजिक सिग्निफिकेंस, आउटपुट क्या है हमारा डिस्कनेक्ट हो जाता है। एंड थ्री स्टेट गेट कैन एनी लॉजिक गेट, हमारा थ्री स्टेट गेट कोई भी लॉजिक गेट हो सकता है, लेकिन बस सिस्टम के अंदर हम यूज करते हैं मेनली थ्री स्टेट बफर गेट का। ये थ्री स्टेट बफर हमारा ट्राई स्टेट बफर है, इसमें कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे थ्री लिखा है या ट्राई लिखा है, दोनों सेम ही बात है, ठीक है। नाउ थ्री स्टेट बफर गेट होता क्या है? थ्री स्टेट बफर गेट इज अ बफर हैविंग वन इनपुट एंड वन आउटपुट, जिसमें हमारा एक इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है, बट यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कंट्रोल इनपुट होता है, ठीक है। अगर हमारा सी की वैल्यू वन है तो हमारा क्या होगा, आउटपुट निकलेगा सीधा का सीधा यही वाला, लेकिन अगर हमारा सी जीरो है तो वो केस हमारा हाई इंपिडेंस में चला जाएगा। नाउ एक टर्म है डिकोडर, ये डिकोडर क्या होता है? अ डिकोडर इज अ डिजिटल सर्किट that take binary input and activate only one specific output based on the input। डिकोडर क्या होता है? डिकोडर एक डिजिटल सर्किट होता है जो कि हमारे बाइनरी इनपुट्स को लेता है एंड एक्टिवेट करता है सिर्फ एक आउटपुट को इनपुट के बेस पर। इसका यूज हम बाइनरी सिग्नल्स को डिकोड करने में करते हैं, ये बाइनरी सिग्नल्स को रीडेबल फॉर्मेट में या यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। एक चीज ये समझ लो कि अगर हमारे पास n इनपुट है तो 2 की पावर n हमारे पास आउटपुट होंगे, ठीक है। अगर हमारे पास दो इनपुट है तो हमारे पास उसके चार आउटपुट होंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, इसमें एग्जांपल दे रखा है 2x4 डिकोडर का, ठीक है ना। 2x4 डिकोडर है जो कि आपका ट्राई स्टेट बफर के अंदर यूज होता है। नेक्स्ट पेज पे आपका डायग्राम है जो आपको बनाना ही है, उसमें आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये होता है आपका 2x4 डिकोडर, ठीक है। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि हमारे दो इनपुट हैं एंड हमारे चार आउटपुट हैं, ठीक है। इफ द इनपुट इज 0 1 देन ओनली द सेकंड आउटपुट इज एक्टिवेटेड, तो हमारा सेकंड आउटपुट जो है वो एक्टिवेटेड होगा। ट्रुथ टेबल फॉर 2x4 डिकोडर, ये आपकी ट्रुथ टेबल है 2x4 डिकोडर की, ठीक है ना। एक बार इसको वीडियो को रोको एंड इसको अपनी कॉपी में बना लो एंड याद कर लो, ये आपको आराम से याद हो जाएगी। बस आपको यहाँ पे देखना है, यहाँ आपका डायगोनली 1 1 लिखा हुआ है, बाकी सब जगह आपका जीरो है, ठीक है। इस तरफ भी एंड इस तरफ भी। ये क्या है, आपके इनपुट है ए एंड बी, जिसमें आपका 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1 है, ठीक है। नाउ हाउ थ्री स्टेट बफर वर्क इन अ बस सिस्टम, एक थ्री स्टेट बफर वर्क कैसे करता है बस सिस्टम के अंदर? द कंट्रोल इनपुट डिसाइड वेदर द बफर इज एक्टिव और इनएक्टिव, हमारा कंट्रोल इनपुट ये डिसाइड करता है कि हमारा बफर एक्टिव होगा या इनएक्टिव होगा। इफ कंट्रोल इज इक्वल टू वन, अगर हमारा कंट्रोल वन है तो बफर हमारा वर्क करेगा नॉर्मली एंड आउटपुट को फॉलो करेगा इनपुट, ठीक है। और अगर हमारा कंट्रोल जीरो है तो बफर हमारा डिस्कनेक्ट होगा सर्किट से, ठीक है। यानी ये केस हो जाएगा आपका हाई इंपिडेंस स्टेट। मैनी थ्री स्टेट बफर आउटपुट कैन बी कनेक्टेड टू फॉर्म अ सिंगल बस, बहुत से थ्री स्टेट बफर के आउटपुट आपस में कनेक्ट होके एक सिंगल बस बना रहे होंगे, बट ओनली वन बफर इज एक्टिव एट अ टाइम, लेकिन एक ही बफर आपका एक्टिवेट होगा एक टाइम पर, हमारा डेटा ट्रांसफर होगा बिना किसी इंटरफेरेंस के एंड हमारा कंट्रोल इनपुट ये डिसाइड करेगा कि कौन सा बफर कनेक्ट होगा हमारी बस से एक मोमेंट पर, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आपको दिख रहा होगा ये डायग्राम, इस डायग्राम को ध्यान से देख लो, ये आपने जो देखा था डिकोडर ये वही है, ठीक है, हमारे इसमें यूज हो रहा है। जो भी कंपोनेंट है पहले मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ, फिर इसकी वर्किंग के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले कंपोनेंट में आते हैं आपके इनपुट्स, ए नोड बी नोड सी नोड डी नोड, ये आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहे होंगे, ठीक है। ये क्या है? दीज आर फोर इनपुट डेटा लाइंस, ये हमारी फोर इनपुट डेटा लाइंस है। ओनली वन ऑफ दीज इनपुट विल बी कनेक्टेड टू द बस एट ए टाइम, इनमें से सिर्फ एक ही इनपुट लाइन कनेक्ट होगी हमारी बस सिस्टम से एक टाइम पर। सेकंड है आपका इसमें 2x4 डिकोडर, दिस डिकोडर टेक टू सिलेक्ट्स इनपुट S1 एंड S0, ये आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे S1 एंड S0, S नोट भी बोल सकते हो आप, ठीक है। एंड एन इनेबल सिग्नल ई, और एक इनेबल सिग्नल होगा ई, ठीक है, टू एक्टिव वन ऑफ इट्स फोर आउटपुट, जिससे ये एक्टिवेट करता है इन चारों में से किसी एक आउटपुट को, ठीक है ना, सबको नहीं करेगा, किसी एक को ये एक्टिवेट करेगा। द फोर आउटपुट आर कनेक्टेड टू द ट्राई स्टेट बफर, एंड ये चारों आउटपुट हमारे कनेक्ट होते हैं ट्राई स्टेट बफर से, ठीक है। ये चारों आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे कनेक्ट है, ओके। नाउ ये ट्राई स्टेट बफर क्या है? दीज आर द स्पेशल गेट दैट आइदर पास द इनपुट सिग्नल और डिस्कनेक्ट फ्रॉम द बस, ठीक है। या तो इनपुट सिग्नल को पास कर देंगे या डिस्कनेक्ट कर देंगे, डिस्कनेक्ट कर देंगे तो हमारा क्या होगा, हाई इंपिडेंस स्टेट होगी वो, ठीक है। ओनली वन बफर इज एक्टिव एट अ टाइम अलाउइंग ओनली वन इनपुट टू सेंड डेटा टू द बस। आई होप ये चीज आपको समझ में आ रही होगी क्या लिखा हुआ है एंड किस तरीके से आपके कंपोनेंट वर्क करने वाले होंगे। नाउ फोर्थ है आपकी बस लाइन, ये जो आपकी लाइन है ऊपर वाली बस लाइन, इसके बारे में बात हो रही है। इट इज अ कॉमन कम्युनिकेशन पाथवे फॉर बिट जीरो, ये एक कॉमन कम्युनिकेशन पाथवे है जीरो बिट के लिए, ठीक है। ओनली वन इनपुट वैल्यू अपेयर ऑन द बस एट अ टाइम, सिर्फ एक ही इनपुट वैल्यू हमारी अपेयर होगी बस लाइन पे एक टाइम पर। नाउ बात करते हैं इसकी वर्किंग के बारे में। स्टेप वन है आपका डिकोडर सिलेक्शन, द सिलेक्ट लाइन S1 एंड S0 डिटरमाइन विच इनपुट
ए नोड, बी नोड, सी नोड और डी नोड इज सिलेक्टेड, यानी इन चारों में से कौन सिलेक्ट होगा ये डिसाइड करते हैं हमारे S1 एंड S0। एग्जांपल, इफ S1 S0 इज इक्वल टू 0 0, सो आउटपुट 0 ऑफ द डिकोडर इज एक्टिवेट। वो टेबल आपको याद ही होगी जो आपने अभी ऊपर बनाई है, उसमें आप देख सकते हो 0 0 पे आपका कौन सा आउटपुट एक्टिवेट होता है, एक्टिवेट होता है आपका आउटपुट 0। ठीक है, इफ S1 0 1 यानी 0 1, तो आउटपुट आपका 1 जो है वो सिलेक्ट होगा एंड बाकी सब जो होंगे वो ऑफ रहेंगे। ठीक है, स्टेप 2, इनेबलिंग द करेक्ट बफर। इनेबल करते हैं हम करेक्ट बफर को। द एक्टिव आउटपुट ऑफ द डिकोडर इनेबल्स द कोरस्पॉन्डिंग ट्राई स्टेट बफर। ओके, these allow only the selected inputs data to be transmit to the bus। ये अलाउ करता है सिर्फ सिलेक्टेड इनपुट्स के डेटा को ट्रांसफर होने के लिए बस पर। ठीक है, स्टेप 3, हाई impedance state for other input। the buffer connected to the other try inputs are in high impedance state। ठीक है, यानी Z के अंदर वो होती हैं, हाई impedance state के अंदर वो होती हैं। this means they are disconnected from the bus avoiding interference। ठीक है, स्टेप 4 है आपका डेटा ट्रांसफर टू द बस। द सिलेक्टेड इनपुट ए नोड, बी नोड, सी नोड और डी नोड सेंड इट्स डेटा थ्रू इट्स इनेबल्ड बफर टू द बस लाइन। द बस देन कैरीज द सिलेक्टेड बिट टू इट्स डेस्टिनेशन। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, किस तरीके से आपको लिख के आना है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं क्वेश्चन फिर से बता देता हूँ आपको। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है पूरा का पूरा इतना, तो आपको इतना ही लिखना है जितना मैंने लिखा हुआ है। लेकिन अगर आपसे पूछता है सिर्फ एक्सप्लेन 3 स्टेट बफर, तो आप अपना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे 3 स्टेट बफर गेट से। ठीक है, यहाँ से आप अपना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ओके, नाउ आपका एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है 7 मार्क्स का। वो है आपका एक्सप्लेन इन डिटेल मल्टीपल बस ऑर्गेनाइजेशन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल मल्टी बस ऑर्गेनाइजेशन। 7 मार्क्स में है एंड इम्पोर्टेंट भी है, पिछली बार पूछा गया था और इसमें आपको एग्जाम्पल में वो कई बार पूछता है 3 बस स्ट्रक्चर के बारे में। तो हम पूरा पढ़ेंगे, मैं आपको अच्छे से बताऊंगा किस तरीके से आपको लिखना है एंड एग्जाम्पल में आपको क्या क्या लिख के आना है। इन मल्टीपल बस सिस्टम सेपरेट बस आर यूज फॉर कम्युनिकेशन रिड्यूसिंग डेटा ट्रांसफर डिले। मल्टीपल बस सिस्टम के मल्टीपल बस सिस्टम के अंदर सेपरेटेड बस होती हैं जो कि हमारी यूज होती हैं कम्युनिकेशन के लिए, जो रिड्यूस करती हैं डेटा ट्रांसफर डिले को। इट हैज डिफरेंट बस फॉर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस इंप्रूविंग एफिशिएंसी। इसके पास डिफरेंट बसेस होती हैं डेटा के लिए एंड इंस्ट्रक्शन के लिए, जो कि इंप्रूव करती हैं एफिशिएंसी को। मोर रजिस्टर आर अवेलेबल इन द सिस्टम। काफी ज्यादा इसके अंदर आपको रजिस्टर देखने के लिए मिलते हैं जो कि अलाउ करते हैं बेटर परफॉर्मेंस को। टू ऑपरेंड्स यानी वैल्यू कैन बी रीड एट द सेम टाइम यूजिंग मल्टीपल बसेस। इसके अंदर एक टाइम पर दो वैल्यूज को रीड किया जा सकता है सेम टाइम पर। दिस सिस्टम वर्क फास्टर बिकॉज मल्टीपल डिवाइसेस ऑपरेट टुगेदर। ये सिस्टम फास्ट वर्क करता है क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल डिवाइस होती हैं जो कि ऑपरेट होती हैं एक साथ। इट सपोर्ट मल्टी कोर प्रोसेसिंग। ये सपोर्ट करती है मल्टी कोर प्रोसेसिंग को, विच हेल्प इन ट्रांसफरिंग मोर डेटा क्विकली एंड रिड्यूसिंग वेटिंग टाइम। जो कि आपको हेल्प करती है ट्रांसफर करने के लिए काफी ज्यादा डेटा एंड रिड्यूस करती है वेटिंग टाइम को। नाउ बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल में आपसे या तो डायरेक्ट क्वेश्चन में कह देगा कि 3 बस स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल दो, या नहीं भी देता है तो भी आपको 3 बस स्ट्रक्चर के बारे में बताना है, क्योंकि ये मल्टी बस स्ट्रक्चर के बारे में बात हो रही है। तो मल्टीपल में कम से कम 2 से ज्यादा तो होंगी ही होंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आप एक बार ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है यहाँ पे, इस डायग्राम को या तो अपनी कॉपी में बना लो या इसका एक फोटो ले लो और साथ में साइड में रख लेना, या इसको देखते रहना कि मैं क्या क्या बता रहा हूँ। ठीक है, जब भी मैं थ्योरी के बारे में जो भी बात पढ़ाऊंगा मैं उसको बता दूंगा कि मैं इस बारे में बात कर रहा हूँ, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके की इसकी वर्किंग है और आपको एक बार में ये पूरा याद हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्यादा देर नहीं लगेगी, 5 या 6 मिनट में आपका ये टॉपिक खत्म हो जाएगा एंड आपको ये टॉपिक पूरे अच्छे तरीके से याद भी हो जाएगा। एंड ये क्वेश्चन आपसे अलग से भी पूछ सकता है, 3 बस स्ट्रक्चर का डायग्राम बता दो एंड उसकी वर्किंग बता दो। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं। पहली लाइन लिखी हुई है देयर आर 3 बसेस। यहाँ पे आपको 3 बसेस देखने के लिए मिलेंगी विच अलाउ डेटा टू मूव बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ द प्रोसेसर। यहाँ पे 3 बस हैं, बस ए, बस बी एंड बस सी, जो कि अलाउ करती हैं डेटा को मूव करने के लिए प्रोसेसर के डिफरेंट कंपोनेंट के बीच में। ठीक है, मेमोरी बस जो आपकी डेटा एड्रेस एंड डेटा लाइन है वो यूज होती है ट्रांसफर करने के लिए डेटा को बिटवीन प्रोसेसर एंड मेमोरी। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये आपकी मेमोरी बस सबसे नीचे वाली, और यहाँ पे जो दिख रहा है ये आपका डेटा है और ये आपकी एड्रेस लाइन है। ये जो लाइन है ये डेटा लाइन है और ये वाली आपकी एड्रेस लाइन है, इनके बारे में बात हो रही है। ठीक है, नाउ जो आपके कंपोनेंट है उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले कंपोनेंट के बारे में बात करते हैं आपके पीसी के बारे में। ठीक है, ये रहा आपका पीसी विच इज होल्ड द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। मतलब जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आपका एग्जीक्यूट होने वाला है ये उसका एड्रेस होल्ड करके रखता है। ठीक है ना, एड्रेस क्या करता है, होल्ड करके रखता है। सेकंड है आपका इंक्रीमेंटर। इंक्रीमेंटर का क्या काम होता है, वो पीसी की वैल्यू को इंक्रीज करता है। यूजुअली ये 4 इंक्रीज करता है, 4 32 बिट
इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। इसके बाद आता है आपका रजिस्टर फाइल। रजिस्टर फाइल स्टोर करता है उन रजिस्टर्स को जो कि सीपीयू यूज करने वाला है डेटा को प्रोसेसिंग करते वक्त, ओके। उसके बाद है आपका एएलयू। एएलयू के बारे में आप अच्छी तरीके से जानते हैं, ये यूज होता है हमारा अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। इसके बाद आता है आपका इंस्ट्रक्शन रजिस्टर आईआर। ये होल्ड करता है उस इंस्ट्रक्शन को जो कि हमारा एग्जीक्यूट हो रहा होता है। इसके बाद है इंस्ट्रक्शन डिकोडर। इंस्ट्रक्शन डिकोडर डिकोड करता है इंस्ट्रक्शंस को, एंड सिस्टम को बताता है कि क्या करना है या क्या टास्क परफॉर्म करने हैं। नेक्स्ट आता है एमडीआर, मेमोरी डेटा रजिस्टर। ये उस डेटा को टेम्परेरी होल्ड करके रखता है जो या तो मेमोरी में ट्रांसफर हो रहा होता है या मेमोरी से ट्रांसफर हो रहा होता है। इसके बाद आता है आपका एमएआर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। ये स्टोर करता है मेमोरी लोकेशन के उस एड्रेस को जो हमारा एक्सेस होने वाला है। ये सभी इसके कंपोनेंट थे जो कि आपको देखने के लिए मिल रहे होंगे यहाँ पे। ये रहा आपका पीसी, ये रहा आपका इंक्रीमेंटर, ये है आपका एएलयू, ये है आपका रजिस्टर फाइल, ये है आपका इंस्ट्रक्टर डिकोडर, ये है आपका इंस्ट्रक्टर रजिस्टर, ये है आपका एमडीआर, ये है आपका एमएआर, ये आपकी डेटा लाइन, ये आपकी एड्रेस लाइन, ये आपकी मेमोरी बस। तो सारे कंपोनेंट्स के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। ये आपका बस ए है, ये आपकी बस बी है, ये आपकी बस सी है। एक चीज बचती है वो है यहाँ पे ये मल्टीप्लेक्सर, ठीक है। मल्टीप्लेक्सर का हम यूज क्यों करते हैं? डिसाइड करने के लिए कि कौन सी वैल्यू एएलयू के अंदर जाने वाली है, ठीक है। आगे चलते हैं इसकी वर्किंग की तरफ। सबसे पहले वर्क में क्या होता है, पीसी क्या करता है, जो आपका प्रोग्राम काउंटर है वो प्लेस करता है एड्रेस को नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के ऑन बस बी। आपको दिख रहा होगा ये जो एरो है, ठीक है, इस एरो के हिसाब से आपको समझ में आ रहा होगा जो पीसी है वो प्लेस कर रहा है एड्रेस को। होगा क्या, ये जो प्लेस कर देगा, प्लेस करने के बाद इसका ये इंक्रीमेंट हो जाएगा, इसमें नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आ जाएगा। तो हमने नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन से ही स्टार्ट किया है कि हमारा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पहुंचा बस बी पे, ठीक है ना। और दिस एड्रेस इज सेंड टू बस सी वाया ALU without performing any operation on the data R is equal to B and then it transfer to MAR memory address register directly। अब मैं समझाता हूँ आपको हुआ क्या। P से जाता है बस B पे एंड बस B से जाता है ये ALU में। यहाँ पे B इज इक्वल टू R का क्या मतलब है, ये जो B है ये वाला B ये आर के इक्वल है, ठीक है। यानी जैसा बी आया वैसा का वैसा यहाँ से चला गया, ठीक है। बी इज इक्वल टू आर का मतलब है जैसा हमारा बी आया वैसा का ही वैसा चला गया एएलयू के अंदर। यानी एएलयू ने इस बी के ऊपर कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं करा एंड ये कहाँ पहुंच गया, ये पहुंच गया बस सी पे, ठीक है। एंड बस सी से पहुंचता है ये सीधा आपका एमएआर में, ठीक है। जो आपके एरो हैं उसी तरीके से मैंने आपको बता दिया है। एक बार आप ध्यान से देख लो किस तरीके से आपके एरो लगे हुए हैं, किस तरीके से आपका एड्रेस पीसी से एमएआर के अंदर गया है, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा। यहाँ से चला, ठीक है, यहाँ गया, यहाँ आने के बाद बी और बी हो गया इक्वल आर के, यहाँ गया बस सी से एंड बस सी से होता हुआ पहुंच गया वो एमएआर तक। इस तरीके से आपका पीसी से लेके एमएआर तक आपका एड्रेस पहुंचता है, ठीक है। द कंट्रोल यूनिट सेंड अ रीड रिक्वेस्ट टू मेमोरी। कंट्रोल यूनिट एक रिक्वेस्ट सेंड करती है रीड करने की मेमोरी को, ठीक है ना। द इंस्ट्रक्शन एट द स्पेसिफाइड मेमोरी एड्रेस इज रीडेड इनटू एमडीआर वाया द मेमोरी बस। मेमोरी बस के थ्रू हमारा ये दिख रहा है आपको, ये इस तरफ को भी एरो है एंड इस तरफ को भी एरो है, ठीक है। रीड हो जाता है एंड एमडीआर पे चला जाता है, ठीक है। एमएआर पे जाता है ये, यहाँ पे रीड वगैरह होता है और एंड ये पहुंच जाता है एमडीआर पे, ठीक है। द इंस्ट्रक्शन इज देन ट्रांसफर्ड फ्रॉम एमडीआर टू आईआर। इसके बाद ये एमडीआर से पहुंच जाता है आईआर पे। अब कैसे पहुंचता है, एमडीआर से अगेन पहुंचता है यहाँ पे बस बी पे, बस बी से फिर बी पे, यहाँ पे बी इज इक्वल टू आर अगेन एंड बस सी से पहुंचता है अगेन आईआर पे, ठीक है। दोबारा बता देता हूं एक बार, जो आपका एमडीआर है एमडीआर से जाता है बस बी पे, ठीक है, बस बी पे, बस बी से जाता है अगेन ये एएलयू में, एएलयू इस पे कोई टास्क परफॉर्म नहीं करता है, ये फिर जाता है बस सी पर एंड बस सी से ये वापस आता है सीधा आईआर पर, ठीक है। यही यहाँ पे लिखा हुआ है। द इंस्ट्रक्शन इज देन ट्रांसफर्ड फ्रॉम एमडीआर टू आईआर वाया बस बी टू ALU and ALU to bus C without performing any operation on the data, यानी R is equal to B हम करके उसे पहुंचा देते हैं and then B send the instruction to IR। ओके, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे आपका लिखा हुआ है सेकंड स्टेप डिकोड द इंस्ट्रक्शन। अब जो ये इंस्ट्रक्शंस डिकोडर हैं ये काम करते हैं अपना, ठीक है ना। The instruction decoder reads the instruction of IR. It interprets the instruction and determines which operation need to be performed. And it decide करते हैं कि कौन सा ऑपरेशन लगना है। मान लो एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दो चीज दे देता हूँ, एक B और एक A, ठीक है ना। ये दोनों आपको करने हैं ऐड। अब ये डेटा जब इसके पास पहुंचा, इसने इसको रीड करा, रीड करने के बाद इसको पता लगा कि इन दोनों नंबर्स को ऐड करना है। तो इसने क्या करा, इसने ए को भेज दिया एंड बी को भेज दिया। लेकिन जो ये प्लस है, इसको प्लस को थोड़ा ना भेज देगा, प्लस की कोडिंग को भेजेगा। और ये कोडिंग कहाँ होगी इस प्लस की, वो होगी हमारी रजिस्टर्स फाइल के अंदर किसी रजिस्टर में,
ठीक है। सो यहाँ पे आता है आपका स्टेप थर्ड, एग्जीक्यूटिंग द इंस्ट्रक्शन। इफ द इंस्ट्रक्शन इन्वॉल्व एन अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन, मान लो जैसे मैंने अभी आपको प्लस का बताया, ऐसे ही कोई लॉजिकल ऑपरेशन भी हो सकता था, यहाँ पे तो एडिशन है। सो द रिक्वायर्ड ऑपरेंड्स यानी डेटा आर फेच्ड फ्रॉम द रजिस्टर फाइल यूजिंग बस ए एंड बस बी। बस ए एंड बस बी का यूज करके हम उस डेटा को फेच कर लेते हैं। द ऑपरेंड आर फेड इनटू एएलयू। अब हमारा जो डेटा है वो एएलयू के अंदर जाता है, ठीक है। एंड ALU परफॉर्म द ऑपरेशन एंड प्लेस द रिजल्ट ऑन टू बस सी। एंड अपना रिजल्ट जो है वो कहाँ भेज देता है, बस सी पर भेज देता है अपना टास्क परफॉर्म करने के बाद, ठीक है। द रिजल्ट इज स्टोर बैक इन द रजिस्टर और मेमोरी। जो आपका रिजल्ट है वो स्टोर कर लिया जाता है या तो रजिस्टर में या मेमोरी में। फोर्थ आपका पॉइंट राइटिंग द रिजल्ट के बारे में लिखा है। द रिजल्ट फ्रॉम ALU इज सेंड टू वाया बस सी टू बी स्टोर्ड इन द एप्रोप्रिएट रजिस्टर और मेमोरी लोकेशन। जो आपका रिजल्ट है वो ALU के द्वारा उस लोकेशन पे पहुंचा दिया जाता है मेमोरी की जहां पे उसको स्टोर करना है, बस सी के द्वारा, ठीक है। इतना ही आपको इसमें लिख के आना है। आई होप आपको इसका पूरा वर्किंग समझ में आई होगी, किस तरीके से वर्क कर रहा है, ठीक है। किस तरीके से आपको डायग्राम बनाना है ये भी आपको समझ में आया होगा, ठीक है। एक बार इसको जरूर से बना लेना, क्योंकि आपको एग्जाम में जब आएगा तो आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हो इसके एरोज की वजह से। आपको इसके एरो का जरूर ध्यान रखना है कि कहाँ से इसके एरो किस तरीके से कहाँ पे जा रहे हैं, ठीक है। वर्किंग आपको समझ में आ गई है तो आपको एरो भी बिल्कुल आराम से याद रह जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल काफी इजी है, एक बार आप वीडियो को रोको एंड खुद समझने की कोशिश करो कि लिखा क्या है। इसमें 3 फॉर्मूलों का यूज हुआ है। अ डिजिटल कंप्यूटर हैज अ कॉमन बस सिस्टम फॉर 8 रजिस्टर ऑफ 16 बिट ईच। द बस इज कंस्ट्रक्ट यूजिंग मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर का यूज करके ये बस बनाई गई है। क्वेश्चन आपसे पूछा है इसमें, हाउ मेनी सिलेक्ट इनपुट आर देयर इन ईच मल्टीप्लेक्सर। Second, what is the size of the multiplexer needed? And third, how many multiplexer are there in the bus? So पहला है आपका नंबर ऑफ रजिस्टर्स के बारे में। नंबर ऑफ रजिस्टर 2 की पावर n होते हैं, ठीक है। वेयर n is equal to the number of selection input lines, ठीक है। Here is the number of register 8. 8 is equal to 2 की पावर 3. Therefore n is equal to 3 and number of selection input in each multiplexer is 3. Okay. Second, size of multiplexer is equal to number of register into 1, and here number of register is equal to 8, therefore size of multiplexer 8 into 1 is equal to 8. Third आपका number of multiplexer is equal to number of bit in each register. So here the number of bits in each register is equal to 16, so therefore number of multiplexer in the bus is equal to 16. ठीक है, ये आपका छोटा सा न्यूमेरिकल था। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है थ्योरी से ही। एक्सप्लेन अबाउट स्टैक ऑर्गेनाइजेशन यूज्ड इन प्रोसेसर, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रजिस्टर स्टैक। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं स्टैक ऑर्गेनाइजेशन की। स्टैक ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। स्टैक एक स्पेशल टाइप का डेटा स्टोरेज है जो कि हमारा यूज होता है प्रोसेसर के अंदर। ये फॉलो करता है लीफो प्रिंसिपल को। लीफो प्रिंसिपल मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट। ओके, इसका मतलब होता है जो हमारा लास्ट आइटम ऐड हुआ है स्टैक के अंदर वो हमारा फर्स्ट रिमूव होगा। स्टैक आर वाइडली यूज्ड फॉर स्टोरिंग टेम्परेरी डेटा। स्टैक जो होते हैं हमारे काफी ज्यादा यूज होते हैं हमारे टेम्परेरी डेटा को स्टोर करने के लिए या फंक्शन कॉल करने के लिए और रिटर्न करने के लिए एड्रेस ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, ठीक है। व्हाट इज रजिस्टर स्टैक। अब रजिस्टर स्टैक क्या होता है। रजिस्टर स्टैक इज ए स्मॉल फास्ट मेमोरी स्टोरेज इनसाइड अ सीपीयू। रजिस्टर स्टैक सीपीयू के अंदर एक फास्ट मेमोरी स्टोरेज होता है। इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग टेम्परेरी वैल्यूज इन अ स्लोअर मेन मेमोरी यानी रैम, द रजिस्टर स्टैक provides high speed accessing to data needs for calculation, function call and interrupts। टेम्परेरी डेटा को रैम में स्टोर करने की बजाय हम क्या यूज करते हैं, हम स्टैक रजिस्टर का यूज करते हैं जो कि हमें हाई स्पीड प्रोवाइड करते हैं एक्सेस करने की डेटा को। इसका हम यूज करते हैं कैलकुलेशन में, फंक्शन कॉल्स में या इंटरप्ट्स में। ऑर्गेनाइजेशन एंड रजिस्टर स्टैक विद डायग्राम रेफरेंस। अब ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, डायग्राम्स प्लीज आप एक बार ध्यान से देख लो, इनको एक बार कॉपी में बना लो एंड इनको बार बार बनाने की कोशिश भी करो, ठीक है ना, क्योंकि डायग्राम्स में आप काफी कंफ्यूज हो जाते हो एंड कुछ भी बना के आओगे तो उससे दिक्कत हो जाएगी। अगर आपका डायग्राम बिल्कुल सही होता है ना तो टीचर कई बार आपकी थ्योरी पर ध्यान भी नहीं देता है, सिर्फ डायग्राम देखकर ही आपको नंबर दे देगा कि हाँ इस बच्चे ने सही लिखा है क्योंकि इसका डायग्राम बिल्कुल सही है। द रजिस्टर स्टैक कंसिस्ट ऑफ स्टैक पॉइंटर यानी एसपी। एसपी दिख रहा है आपको, ये रहा यहाँ पे, ठीक है। होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैक, इट इज अपडेटेड वेन एवर डेटा इज पोस्ट और पॉप्ड। ये होल्ड करता है टॉप ऑफ द स्टैक्स का एड्रेस, ठीक है ना। अब यहाँ पे टॉप कौन है, यहाँ पे पी क्यू आर है, इसने इसका एड्रेस होल्ड कर रखा है एंड जैसे ही या तो यहाँ पे कुछ चीज पुश होगी या यहाँ से ये पॉप होगा तो इसका एड्रेस जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है अपडेट। ओके, इसके बाद इसका फुल रजिस्टर। फुल रजिस्टर का है आपका, ये रहा यहाँ पे,
फुल रजिस्टर है। अगर आपका फुल इज इक्वल टू 1 है, इसका मतलब है कि स्टैक आपका फुल हो चुका है। सेट टू 1 व्हेन द स्टैक इज कंप्लीटली फुल एंड एम्प्टी रजिस्टर सेट व्हेन द स्टैक इज कंप्लीटली एम्प्टी। तो एम्प्टी भी आपको दिख गया होगा, एंड जब एम्प्टी आपका खत्म हो जाएगा मतलब पूरा का पूरा स्टैक, तो उसमें आप लिख सकते हो एम्प्टी इज इक्वल टू 1। डेटा रजिस्टर डीआर आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, ठीक है। ये होल्ड करते हैं उस डेटा को जो कि आपका ट्रांसफर हो रहा है या तो स्टैक में या स्टैक से, ठीक है। नाउ स्टैक ऑपरेशन, स्टैक परफॉर्म टू मेन ऑपरेशंस, कौन सा, एक पुश वाला एक पॉप वाला। पुश में क्या होता है, इंसर्ट डेटा इनटू स्टैक, इंक्रीमेंट स्टैक पॉइंटर एसपी इज इक्वल टू एसपी प्लस 1, ठीक है। स्टोर डेटा एट द न्यू टॉप पोजीशन, ये स्टोर क्या करता है, डेटा को न्यू टॉप पोजीशन पे। इफ स्टैक इज फुल देन सेट फुल इज इक्वल टू 1। पॉप के बारे में बात करें तो रीड करता है डेटा को टॉप पे से ही, यहाँ पे डिक्रीमेंट होता है स्टैक पॉइंटर का, यानी एसपी हो जाता है आपका एसपी -1, और स्टैक अगर एम्प्टी है तो हम सेट कर देते हैं एम्प्टी इज इक्वल टू 1। एडवांटेज क्या है हमारे स्टैक ऑर्गेनाइजेशन के, फास्ट एग्जीक्यूशन, एफिशिएंट फंक्शन कॉल, टेम्पररी डेटा स्टोरेज एंड इंटरप्ट हैंडलिंग। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन मेमोरी स्टैक एंड रजिस्टर स्टैक। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंस जरूर पूछा जाता है आपसे, ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो को रोक के एक बार आप ये डिफरेंस पढ़ लो, ठीक है। काफी इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आपको एक बार पढ़ना है, आपको याद हो जाएगा। दूसरी बार एक बार आप इसे लिख के देख लोगे तो भी आपको आराम से याद हो जाएगा। जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं वही पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। एक बार वीडियो को रोको और इन्हें एक बार पढ़ के याद कर लो। कोई पॉइंट अगर आपको ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको चीजें क्लियर कर दूंगा और आपका कोई भी कंफ्यूजन होगा, ठीक है। Let's come to the next question. What do you mean by processor organization? Explain various type of processor organization with example. इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है एंड उसके टाइप्स के बारे में। सबसे पहले आपको लिखना है प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन इस बात को रेफर करता है कि किस तरीके से प्रोसेस हमारा हैंडल करता है इंस्ट्रक्शंस को एंड डेटा को एग्जीक्यूशंस के टाइम पर। ये डिफाइन करता है स्ट्रक्चर रजिस्टर्स का, मेमोरी इंटरेक्शंस का एंड इंटरेक्शन एग्जीक्यूशन मेथड का। हमारे पास तीन टाइप के मेन प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला है एक्यूमुलेटर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। वो स्पेशल रजिस्टर जो इंटरमीडिएट रिजल्ट को स्टोर करने के लिए यूज किए जाते हैं उन्हें हम एक्यूमुलेटर बोलते हैं। इंस्ट्रक्शंस ऑपरेट करते हैं डायरेक्टली हमारे एक्यूमुलेटर पे, जो कि हमारा रिड्यूस करता है नंबर ऑफ रजिस्टर नीडेड, मतलब जितने रजिस्टर हम यूज कर रहे थे उनकी संख्याओं को कम करता है। ये सूटेबल होता है सिंपल प्रोसेसर के लिए विद द लिमिटेड मेमोरी। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल में हमारा लोड करा हमने ए, हम लोड कर रहे हैं ए को एसी के अंदर, तो हमारा हो गया एसी इज इक्वल टू ए। फिर हमने ऐड करा बी को एसी के अंदर, तो हमारा हो गया एसी प्लस बी। नाउ एसी जो था उसकी वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे होगी उसकी वैल्यू ए, ठीक है, यहाँ से, क्योंकि एसी हमारा 1 हो चुका है। नाउ स्टोर कर दिया इसको सी के अंदर, स्टोर सी एरो सी इज इक्वल टू एसी। जो अब आपकी एसी की वैल्यू है, अब यहाँ पे आपका लास्ट एसी जो था उसकी वैल्यू हमने स्टोर कर दी सी के अंदर। सो दिस सीक्वेंस एड वैल्यू ए एंड बी एंड स्टोर द रिजल्ट इन सी। ओके, ये इसका एग्जांपल था। नाउ ये डायग्राम जो आपको दिख रहा है इसे एक बार अपनी कॉपी में बना लो या इसका फोटो ले लो, क्योंकि नेक्स्ट पेज पे आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, एंड जब मैं इसकी थ्योरी को बताऊंगा तो आपको ये बार बार देखना होगा कि किस जगह मैं आपको क्या चीजें बता रहा हूँ, ठीक है। तो वीडियो रोक लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको एक बार कॉपी पे बना लो वीडियो को रोक के, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं एंड बात करते हैं इस डायग्राम के वर्किंग की। This diagram show how interactions are processed in simple accumulator based CPU. ओके, सबसे पहला है आपका इसमें fetch the interaction, the program counter PC। अब आपको दिख रहा होगा PC कहां पर है, यहां पर है, ठीक है। The program counter tells the processor where to find the next instructions in memory. The instruction is fetched from the memory and stored in the instruction register IR। ठीक है, IR आपको दिख रहा है कहां पे, ये रहा यहाँ पे, ठीक है। मेमोरी से क्या कर रहा है, फैच कर रहा है, और मेमोरी में कहां से आ रहा है, पीसी से। ओके, नाउ स्टेप 2, डिकोड द इंस्ट्रक्शन। द डिकोडर रीड्स द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम आईआर एंड फिगर आउट व्हाट टू डू नेक्स्ट। इट सेंड सिग्नल्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्रोसेसर लाइक द एएलयू और एसीसी। ठीक है, डायग्राम जरूर देखते रहना क्या क्या कर रहा है, ठीक है। या तो डिकोड करता है या फिर भेजता है एएलयू के पास, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि डायरेक्ट जो इसके पास डाटा आता है उसको डिकोड करने की जरूरत नहीं होती, तो ये सीधा उसको एएलयू के पास भेज देता है, कभी कभी ऐसा होता है। अदरवाइज जब ये एएलयू के पास पहुंचता है तो भी उसको डिकोड द्वारा इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। ओके, आपको डायग्राम के अंदर दिख भी रहा होगा, जैसे जैसे हमारे एरो जा रहे हैं वैसे वैसे हम बात कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट है आपका एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन। इफ इट्स अ मैथमेटिकल ऑपरेशंस लाइक ऐड और सब्सट्रैक्ट, द एएलयू यानी अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट परफॉर्म द कैलकुलेशन। द रिजल्ट इज स्टोर इन द
accumulator ACC, which act as a temporary storage for calculation. Step 4. Store output the result. If the instruction says to store the result, the value in ACC is saved back into memory. If the result needed to be sent outside the CPU, it goes through CPU out. Result 5. Repeat the process. The PC move to the next instruction and step 1 to 4 repeat until all instructions are completed. ओके इतना इसका वर्किंग थी, आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपने डायग्राम साइड में रखा हुआ है या आप डायग्राम को भी देख रहे हैं तो जो भी चीज यहाँ पे लिखी हुई है वो आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना ये बिल्कुल शॉर्ट में लिखा हुआ है, वीडियो को रोको एंड एक बार इन पॉइंट्स को पढ़ लो, आपको एकदम समझ में आ जाएगा कि आपके डायग्राम की वर्किंग कैसे चल रही है। सेकंड आता है आपका स्टैक बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। यूज अ स्टैक फॉर ऑपरेशंस। लीफो का इसमें यूज होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। इंस्ट्रक्शन implicitly use the top of the stack from computation and reduce need for the many registers। मतलब जितने ज्यादा रजिस्टर्स का यूज हो रहा था उन सबको ये कम करने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल में क्या है, सबसे पहला हमारा है पुश ए ऑन टू द स्टैक, स्टैक के अंदर हमने पुश करा। नाउ पुश बी ऑन टू द स्टैक, हमने बी को भी पुश करा। नाउ हमने टास्क परफॉर्म करा ऐड का क्या करा, पॉप टू वैल्यूज, दो वैल्यूज को स्टैक से बाहर निकाला, ऐड करा एंड पुश कर दिया रिजल्ट को वापस से, एंड पॉप सी स्टोर द रिजल्ट इन सी। ठीक है, मैं आपको समझा देता हूं क्या हुआ है। हमारा एक स्टैक है, ठीक है ना, स्टैक है इस तरीके से। ओके, इसके अंदर हमने पुश करा ए को, सबसे पहले हमने जब पुश करा ए को तो वो आ गया इस जगह पे। ठीक है, उसके बाद हमने सेकेंड ऑपरेशन लगाया तो हमने क्या करा, पुश करा बी को, वो इसके ऊपर आ गया। ठीक है, उसके बाद हमने तीसरा ऐड का करा, उसमें क्या करा हमने, पॉप टू वैल्यूज, यानी बी को भी बाहर निकाल लो एंड ए को भी बाहर निकाल दो एंड इनको क्या कर दो, ऐड कर दो। ठीक है, बी प्लस ए कर दो एंड देन ऐड करने के बाद जो इनका रिजल्ट आएगा उसको इसमें वापस से पुश कर दो। ठीक है ना, ये इसमें हमने पूरा का पूरा बोला है। दिस एड्स ए एंड बी यूजिंग द स्टैक एंड स्टोर द रिजल्ट इन सी। ओके, इतना इसमें बोला है, मैंने आपको समझा दिया कि क्या वर्किंग है इसकी। अब जो इसका डायग्राम है वो आपको दिख रहा होगा। ठीक है, वर्किंग इसकी मैं बता देता हूँ। ये डायग्राम आपने अभी ऊपर भी देखा होगा, लेकिन यहाँ पे इसकी वर्किंग भी है। अगर आपसे अलग से पूछा जाता है तो आप इसकी वर्किंग के साथ इसको समझा सकते हो। वर्किंग क्या है, सबसे पहला अंडरस्टैंडिंग द स्टैक। एक स्टैक क्या है, स्टैक एक स्पेशल टाइप ऑफ मेमोरी है जहां पे हमारा डेटा स्टोर होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट मैनर में। ठीक है, लीफो मैनर में वो हमारा वहां पे स्टोर होता है। द टॉप मोस्ट एलिमेंट इज ओनली वन दैट कैन बी एक्सेस्ड। जो हमारा टॉप मोस्ट एलिमेंट होता है, जो हमारा स्टैक है, इसमें जो सबसे ऊपर हमारा डेटा रखा हुआ होगा, जो हमारा डेटा यहाँ रखा हुआ होगा उसी को एक्सेस कर सकते हैं हम सबसे पहले। ठीक है, मीनिंग द लास्ट आइटम एड विल बी द फर्स्ट टू बी रिमूव। जो हमने लास्ट में ऐड करा होगा सबसे पहले हमें उसे ही रिमूव करना होगा। ठीक है, सेकंड स्टैक पॉइंटर एसपी। द एसपी इज द रजिस्टर दैट कीप ट्रैक ऑन द टॉप ऑफ द स्टैक। अब आपको जो डायग्राम है उसमें दिख रहा होगा यहाँ पे आपका एक स्टैक है। ठीक है, ये अपडेट होता रहता है, अपडेट होता रहता है मतलब ये सबसे ऊपर वाला जो आपका स्टैक है उसका एड्रेस रखता है अपने पास। जैसे यहाँ पे कोई एलिमेंट पॉप होता है या पुश होता है तो ये अपडेट हो जाता है। ठीक है, नाउ टॉक अबाउट द डेटा रजिस्टर। द डेटा रजिस्टर होल्ड द डेटा दैट विल आइदर बी पुश्ड और पॉप्ड। एंड नेक्स्ट है आपका स्टैक ऑपरेशन। इसमें जो आपका पुश ऑपरेशन था वो था आपका एडिंग डेटा। द सिस्टम टेक डेटा फ्रॉम द डीआर एंड प्लेस इट एट द नेक्स्ट अवेलेबल स्टैक लोकेशन। द एसपी इंक्रीज बाय 1 to point to the new top of the stack. If the stack is full, the full signal is equal to 1 and preventing further pushes. Okay. Next आपका pop operation. The topmost data from the stack is removed and placed into DR. The SP decreased by 1, pointing to be new top of the stack. If the stack is empty, the empty signal is equal to 1, preventing further pops. नेक्स्ट है आपका फुल एंड एम्प्टी कंडीशन। फुल का मतलब होता है कि पूरा पूरा भर गया है, एम्प्टी का मतलब है कि पूरा पूरा खाली है। अगर पूरा पूरा भर गया है तो फुल इजिकल टू 1 हो जाएगा एंड एम्प्टी होगा तो एम्प्टी इजिकल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, व्हेन स्टैक इज रीच एट एड्रेस 63 completely filled and when the stack has no element then sp is equal to 0 and empty is equal to 1। एग्जाम्पल क्या है, assume the stack currently has address 3 pqr। जो आपका डायग्राम है उसी में ये सब कुछ लिखा हुआ है, डायग्राम को देखते रहना। ठीक है, एड्रेस 3 पे आपका pqr है, एड्रेस 2 पे आपका xyz है, एड्रेस 1 पे आपका abcd है एंड एड्रेस 0 आपका empty है। एक बार डायग्राम देख लेते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, एड्रेस 3 पे pqr, एड्रेस 2 पे xyz, एड्रेस 1 पे abcd एंड एड्रेस 0 आपका empty है। ओके,
इफ यू पुश LMN, अगर हम पुश करते हैं LMN को, इट गोज टू द एड्रेस 4 एंड SP अपडेट टू 4। अगर हम इसके अंदर LMN पुश करते हैं तो वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा 4 पे, ठीक है, वो जाएगा कहाँ पे, 4 पे। एंड जो आपकी SP है ये यहाँ पे अपडेट होकर हो जाएगा यहाँ का एड्रेस। ओके, ये चीज यहाँ पे बोली गई है। If we pop PQR is removed and SP move back to 2, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अगर हम उसमें से पॉप कर देंगे यानी निकाल देंगे PQR को तो SP कहाँ चला जाएगा, 2 पे चला जाएगा। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट टाइप, जनरल पर्पस रजिस्टर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। Use multiple register instead of single accumulator. More efficient because registers hold value instead of relying on memory. And there are two type, कौन सा, register memory architecture and register architecture. Register memory architecture, one operand is in a register and the another is from the memory. Okay, and register architecture, both operands are in register. Example क्या है आपका, move कर रहे हैं R1 में A को, load A into R1, move R2 into B, load B into R2, add R3, R1 एंड R2, तो R3 जो है वो हमारा इक्वल होगा R1 प्लस R2 के, एंड मूव C R3, यानी स्टोर कर दो रिजल्ट को अपने C के अंदर। सो दिस एड्स A एंड B यूजिंग रजिस्टर R1 R2 एंड स्टोर द रिजल्ट इन C। ठीक है, इतना आपको इसमें लिखना है। इसके बाद आते हैं एक डायग्राम पे। ये डायग्राम आपका काफी इंपॉर्टेंट डायग्राम है, दोबारा से कह रहा हूँ, डायग्राम को या तो बना लो अपनी कॉपी में या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि आगे इसकी हम वर्किंग को करने वाले हैं। चलते हैं इसकी वर्किंग पे। ठीक है, वर्किंग में सबसे पहले चीज है आपकी, चूज टू रजिस्टर सेल ए एंड सेल बी, देयर आर 7 रजिस्टर R1 to R7 दैट स्टोर डेटा। डायग्राम के अंदर आपको दिख रहे होंगे 7 रजिस्टर हैं आपके। ठीक है, मैं साथ साथ आपको बता देता हूँ कि कहाँ पे मैं क्या क्या बात कर रहा हूँ। मैं बीच बीच में आपको बताता रहूंगा कि किस जगह मैं बात कर रहा हूँ, बाकी लाइन को पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि डायग्राम में किस जगह क्या बातें चल रही हैं। सेकेंड लाइन है इसमें, सेल ए 3 बिट सिलेक्टर पिक 1 रजिस्टर एंड सेंड इट्स वैल्यू टू बस ए। ठीक है, सेल ए इनमें से किसी एक रजिस्टर को पिक करेगा एंड अपना जो डेटा है उसको सेंड कर देगा बस ए को। ठीक है, सेल बी 3 बिट सिलेक्टर पिक अनोदर रजिस्टर, जो रजिस्टर इसने सिलेक्ट करा था उसके अलावा 6 में से किसी को भी सिलेक्ट करेगा एंड सेंड कर देगा अपनी वैल्यू बस बी को। नाउ सेंड डेटा टू ALU यूजिंग मैक्स ए एंड मैक्स बी। मैक्स ए का एंड मैक्स बी का यूज करके डेटा को सेंड करा जाएगा हमारा ALU को। ठीक है ना, डेटा को सेंड करा जाएगा ALU को। मैक्स ए सिलेक्ट डेटा फ्रॉम बस ए एंड सेंड इट टू द ALU। ठीक है, मैक्स बी सिलेक्ट डेटा फ्रॉम बी एंड सेंड डेटा टू ALU। ओके, थर्ड पॉइंट है इसमें, ALU परफॉर्म एन ऑपरेशन यूजिंग OPR। द अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट परफॉर्म अ कैलकुलेशन और लॉजिक ऑपरेशन। ठीक है, OPR 4 bit control signal tells ALU what to do like addition, subtraction and or not। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट है आपका, स्टोर द रिजल्ट। सेल डी 3 बिट सिलेक्टर, सेल डी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये रहा। ठीक है ना, पिक्स विच रजिस्टर R1 to R7 should store the result। लोड लाइन इंश्योर द सिलेक्ट रजिस्टर गेट अपडेट। जो आपकी लोड लाइन है वो ये इंश्योर करती है सिलेक्टेड रजिस्टर है वो अपडेट हो जाएगा। आउटपुट रिजल्ट, द फाइनल आउटपुट इज आइदर स्टोर इन द रजिस्टर और सेंड टू आउटसाइड फॉर द फर्दर यूज। जो आपका फाइनल रिजल्ट है या तो वो स्टोर हो जाएगा रजिस्टर में या सेंड कर दिया जाएगा आउट ऑफ द फर्दर यूज। ठीक है, इसके बाद आता है आपका कंपैरिजन टेबल। टाइप कौन सा है आपका, एक्यूमुलेटर बेस्ड, स्टैक बेस्ड और जनरल पर्पस रजिस्टर। ठीक है, रजिस्टर कौन कौन से यूज होते हैं, इसमें एक एक्यूमुलेटर यूज होता है, इसमें स्टैक का यूज होता है, इसमें मल्टीपल यूज होते हैं। ठीक है, मेमोरी एक्सेस मोर फ्रिक्वेंट, इम्प्लिसिट यूज एंड लेस फ्रिक्वेंट। स्पीड इसकी स्लो होती है, इसकी मॉडरेट होती है, लेकिन इसकी होती है फास्ट। एग्जांपल क्या है, 8085 माइक्रो प्रोसेसर, इसका जावा वर्चुअल मशीन यानी JVM, एंड इसका मॉडर्न CPU इंटेल या AMD वाले जो प्रोसेसर आपके आते हैं उनके बारे में बात हो रही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डिस्क्राइब इन डिटेल डिफरेंट काइंड ऑफ एड्रेसिंग मोड विद एन एग्जांपल। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड इस क्वेश्चन के अंदर आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन काफी ज्यादा तैयार हो जाएंगे, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है एंड इसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी इंक्लूड हो जाते हैं क्योंकि ये पार्ट्स में है। सबसे पहले बात कर लेते हैं एड्रेसिंग मोड की। इट डिफाइंस थ्रू हाउ मेनी वेज प्रोसेसर गेट्स द डेटा एंड आल्सो डिफाइन हाउ टू कैलकुलेट द एक्चुअल एंड इफेक्टिव एड्रेस ऑफ द डेटा। ये डिफाइन करता है कि कितने तरीके से हमारा प्रोसेसर जो है
है वो डेटा को लेता है एंड साथ में ये भी डिफाइन करता है कि वो डेटा का एक्चुअल एंड इफेक्टिव एड्रेस किस तरीके से कैलकुलेट करता है। समटाइम इट इज रिसीव डायरेक्टली और समटाइम इनडायरेक्टली। तो इस चीज के लिए बहुत सारे तरीके हैं जिन्हें हम एड्रेसिंग मोड कहते हैं। हर टाइप की प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करती है एक इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट को। कौन सा फॉर्मेट? इस वाले फॉर्मेट को। फॉर्मेट में क्या है, सबसे पहले एड्रेस होगा, उसके बाद आपका ओपी कोड होगा एंड उसके बाद आपका मोड होगा। अब ये एड्रेस क्या है? एड्रेस है हमारा मेमोरी में वो लोकेशन जहां पे हमारा डेटा स्टोर होगा। ठीक है। ओपी कोड क्या है? ओपी कोड एक वो कोड है जो कि बताता है हमारे कंप्यूटर को कि कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं हमें डेटा पर। ठीक है। और जो हमारा मोड है, मोड एक सेट है इंस्ट्रक्शन का जो कि ये डिफाइन करता है कि हमारा डेटा किस तरीके से निकाला जाएगा उस एड्रेस से। ठीक है। लिखा हुआ है तीनों के बारे में, एक बार आप पढ़ लो तो समझ में आ जाएगा। इट मीन्स वॉट एवर इंस्ट्रक्शन यू प्रोवाइड टू द कंप्यूटर इट्स ब्रेक डाउन इनटू अबव मेंशन फॉर्मेट। इसका मतलब जो भी इंस्ट्रक्शन आप कंप्यूटर को देते हो वो ब्रेक डाउन कर लेता है उसको इस फॉर्मेट के अंदर। ठीक है ना? कौन से में? एड्रेस, ओपी कोड एंड मोड के अंदर। Every instruction format tells the CPU where to find the data need to execute the instruction. Okay, these modes are many type which are mentioned below. ये मोड हमारे कई टाइप के हो सकते हैं जो कि हमारे बताए गए हैं नीचे। ठीक है। सबसे पहला आता है आपका implied या implicit addressing mode. In this addressing mode, the definition of the instruction itself specify the operands. जो इंस्ट्रक्शन की डेफिनेशन होती है वो खुद डिफाइन कर देती है हमारे ओपरेंड्स को। ये छोटा सा डायग्राम है, डायग्राम इसके जरूर बनाने हैं क्योंकि डायग्राम्स की वजह से ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। एग्जाम्पल क्या है इसका? पहले मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे हमारा ऑपरेंड है, ठीक है ना? तो हमारे इंस्ट्रक्शन की जो भी डेफिनेशन होगी वही बता देगी कि हमें ऑपरेंड के साथ क्या करना है। जैसे एग्जांपल दे रखा है कॉम्प्लीमेंट एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर क्या है? जो इसके अंदर डेटा है उसके बारे में बात हो रही है और उसका क्या करना है, हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो कॉम्प्लीमेंट एक्यूमुलेटर, ये डेफिनेशन नहीं बता दिया कि एक्यूमुलेटर का कॉम्प्लीमेंट निकाल दो। ठीक है ना? जैसे दूसरा है हमारा क्लियर एक्यूमुलेटर। इसमें क्या बता दिया कि भाई एक्यूमुलेटर को क्लियर कर दो, जो भी एक्यूमुलेटर के अंदर लिखा हुआ है उसको कर दो क्लियर। थर्ड दे रखा है पुश स्टैक पुश, यानी स्टैक के अंदर जो भी है उसको पुश कर दो। तो हमारा डेफिनेशन ही बता रही है कि हमको क्या करना है। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। In this addressing mode, the operand is specified in the instruction directly. इस एड्रेसिंग मोड में जो हमारा ओपरेंड होता है वो हमारा स्पेसिफाई होता है डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन के अंदर ही। ठीक है ना? इंस्टेड ऑफ एड्रेसिंग फील्ड एन ओपरेंड फील्ड इज प्रेजेंट दैट कंटेन द ओपरेंड। यहाँ पे हमारा एड्रेस फील्ड नहीं होता है, यहाँ पे होता है हमारा ओपरेंड फील्ड। ठीक है ना? ओपरेंड फील्ड होता है, उसी में हमारा क्या होता है, ओपरेंड होता है। ये जो ओपरेंड जहाँ लिखा हुआ है ये हमारा ओपरेंड फील्ड है जिसमें हमारा ओपरेंड है। ठीक है। एग्जाम्पल दे रखा है एट 10 will increment the value stored in the accumulator by 10. AC AC प्लस 10, एक्यूमुलेटर क्या हो गया हमारा, AC प्लस 10 हो गया है। ठीक है। मूव R हैज 20, लोड द कांस्टेंट वैल्यू 20 इनटू रजिस्टर R। इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, तो R में क्या होगा हमारा 20 चला जाएगा। ठीक है। थर्ड है इसमें डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। The operand stored in the memory and its address is given directly by the address field on the instruction. डायग्राम में आपको दिख रहा होगा ये इंस्ट्रक्शन है एंड ये क्या है हमारा, ये हमारा एड्रेस फील्ड है। और इस एड्रेस फील्ड में हमारा एड्रेस फील्ड है किसका, मेमोरी की उस लोकेशन का जहां हमारा ओपरेंड है। यही यहाँ पे लिखा हुआ है द ओपरेंड स्टोर इन द मेमोरी, जो हमारा ओपरेंड है जो स्टोर है हमारा मेमोरी के अंदर। एंड इट्स एड्रेस, और इसका एड्रेस गिवन होता है हमारा डायरेक्टली एड्रेस फील्ड में इंस्ट्रक्शन के। तो इंस्ट्रक्शन के एड्रेस फील्ड में हमारा एड्रेस गिवन होता है। ठीक है। एड्रेस फील्ड ऑफ इंस्ट्रक्शन कंटेन द इफेक्टिव एड्रेस मींस एक्चुअल एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड। इट इज आल्सो कॉल्ड एब्सोल्यूट एड्रेसिंग मोड। ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। एग्जांपल क्या है इसका? एग्जांपल है आपका एड एक्स विल इंक्रीमेंट द वैल्यू स्टोर इन द एक्यूमुलेटर बाय द वैल्यू स्टोर्ड एट द मेमोरी लोकेशन एक्स। तो एक्यूमुलेटर में क्या होगा हमारा AC प्लस एक्स आ जाएगा। एक्स क्या है यहाँ पे हमारी एड्रेस है। नेक्स्ट आता है इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। इन दिस एड्रेसिंग मोड द एड्रेस फील्ड of the instruction specify the address of a memory location that contain the effective address of the operand. डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये जो एड्रेस है ये किसको स्पेसिफाई कर रहा है, ये कर रहा है पॉइंटर टू बी द ऑपरेंड, किसी एक लोकेशन को, मेमोरी की किसी एक लोकेशन को। ठीक है ना? एंड ये लोकेशन जो है ये कंटेन कर रही है एड्रेस हमारे ऑपरेंड का। ठीक है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ऑपरेंड का एड्रेस कौन कैरी कर रहा है, कोई पॉइंटर। ठीक है ना? मेमोरी की कोई लोकेशन, एंड इस पॉइंटर का एड्रेस हमारा है इंस्ट्रक्शन के एड्रेस फील्ड के अंदर। ठीक है। वही यहाँ पे लिखा हुआ है। एग्जाम्पल क्या है, एड एक्स विल इंक्रीमेंट द वैल्यू स्टोर इन द एक्यूमुलेटर बाय द वैल्यू स्टोर एट द मेमोरी लोकेशन पॉइंटेड टू बाई एक्स। तो AC एरो AC प्लस एक्स, और ये एक्स क्या होगा हमारा डबल ब्रैकेट के अंदर होगा। ठीक है ना? क्योंकि यहाँ पे हमारा ऑपरेंड को कोई पॉइंटर कर रहा है एंड पॉइंटर का एड्रेस हमारे पास यहाँ पर है। ठीक है ना?
नेक्स्ट आता है रजिस्टर डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। इन दिस एड्रेसिंग मोड द ऑपरेंड इज कंटेन्ड इन द रजिस्टर सेट। The register address field of the instruction refer to the CPU register that contain the operand। इसके अंदर क्या हो रहा है, हमारा इंस्ट्रक्शन के अंदर होता है एक रजिस्टर नंबर जो कि हमारा कंटेन करता है ऑपरेंड को, ठीक है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। एग्जाम्पल क्या है, एड आर विल इंक्रीमेंट द वैल्यू स्टोर इन द एक्यूमुलेटर बाय द कंटेंट ऑफ रजिस्टर आर, ए सी एरो ए सी प्लस आर, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा इसमें रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। इन दिस एड्रेसिंग मोड द एड्रेस फील्ड ऑफ द इंस्ट्रक्शन रेफर टू द सीपीयू रजिस्टर दैट कंटेन द इफेक्टिव एड्रेस व्हिच फर्दर कंटेन द ऑपरेंड। यहाँ पे आपका रजिस्टर है, ठीक है, रजिस्टर के अंदर है आपका एक इफेक्टिव एड्रेस रजिस्टर सेट का, और ये इफेक्टिव एड्रेस के अंदर है हमारा ऑपरेंड, ठीक है। एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है, एक बार पढ़ लो, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा रिलेटिव एड्रेसिंग मोड। In this addressing mode, the effective address of the operand is obtained by adding the content of the program counter with the address part of the instruction। इस addressing mode के अंदर जो हमारा effective address है वो कैसे obtain करा जाता है, हम add करते हैं content of प्रोग्राम काउंटर एंड एड्रेस पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन। मतलब इस पार्ट को एंड इस पार्ट को हम ऐड करते हैं तो हमको क्या मिलता है, इसका इफेक्टिव एड्रेस, ठीक है। अब ये पीसी क्या है, द प्रोग्राम काउंटर इज ए स्पेशल रजिस्टर इन सीपीयू दैट होल्ड द एड्रेस of the next instruction to be executed। ओके, नेक्स्ट आता है आपका इसमें इंडेक्स एड्रेसिंग मोड। इन दिस एड्रेसिंग मोड इफेक्टिव एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड इज obtained by adding the content of index register with the address part of instruction। इफेक्टिव एड्रेस इज इक्वल टू कंटेंट ऑफ इंडेक्स रजिस्टर प्लस एड्रेस पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन, ठीक है। डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आपका इंडेक्स रजिस्टर है और यहाँ पे आपका एड्रेस है, और यहाँ पे हम इसको जब ऐड कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है हमारा इफेक्टिव एड्रेस, ठीक है। ये डायग्राम्स आपको जरूर बनाने हैं, डायग्राम्स के थ्रू ही आप समझाओगे तो ही आपको नंबर पूरे मिलेंगे। अगला आता है आपका बेस रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, एंड आपसे इनमें से कोई सा भी 2 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। इन दिस एड्रेसिंग मोड इफेक्टिव एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड इज obtained by adding the content of base register with the address part of the instruction। इफेक्टिव एड्रेस क्या है हमारा, कंटेंट ऑफ बेस रजिस्टर प्लस एड्रेस पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन, ठीक है। सेम आपका डायग्राम है ये वाला, यहाँ पे चेंज क्या हुआ है, बस यहाँ पे आपका पिछले में इंडेक्स रजिस्टर था, यहाँ आपका बेस रजिस्टर है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ऑटो इंक्रीमेंट एंड ऑटो डिक्रीमेंट मोड। सिमिलर टू रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड, इफेक्टिव एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड इज द कंटेंट ऑफ रजिस्टर स्पेसिफाइड इन द instruction, except that in auto increment the register is incremented after the execution of इंस्ट्रक्शन, ठीक है। इसमें क्या होता है, हमारा इंस्ट्रक्शन के बाद हमारा इंक्रीमेंट हो जाता है, एंड इंक्रीमेंट होता है आपका +1 के साथ। तो ई ए क्या है यहाँ पे, मतलब इफेक्टिव एड्रेस आपका क्या होगा, RI+1। यहाँ पे आपका ओपी कोड है, ये आपका आर ऑटो है, यहाँ पे आपका 100 है, एंड ये क्या है आपका यहाँ पे एड्रेस था। ओपरेंड क्या हुआ आपका, एक इंक्रीमेंट हो गया, ओपरेंड का हमारा अगले पे है, ठीक है, डिक्रीमेंट पे एक कम हो जाएगा, ठीक है, डिक्रीमेंट पे आपका एक कम हो जाएगा, ठीक है, आपको यहाँ पे दिख गया होगा। इट इज यूज्ड व्हेन एड्रेस इज स्टोर इन द रजिस्टर रेफर टू द टेबल ऑफ डेटा इन मेमोरी। इट इज नेसेसरी टू इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट द रजिस्टर आफ्टर एवरी एक्सेस टू द टेबल, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज एन इफेक्टिव एड्रेस, हाउ इट इज कैलकुलेटेड इन डिफरेंट टाइप ऑफ एड्रेसिंग मोड, एक्सप्लेन। सो इसका हम लिखते हैं सीधा, द इफेक्टिव एड्रेस इज द एक्चुअल मेमोरी लोकेशन। आपने अभी ऊपर पढ़ा था, सेम वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। इफेक्टिव एड्रेस हमारा एक्चुअल मेमोरी लोकेशन होती है फ्रॉम वेयर एन ऑपरेंड इज फेच, जहां से हमारा कोई ऑपरेंड या तो फेच किया जाता है या स्टोर किया जाता है ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन। इट डिपेंड्स ऑन एड्रेसिंग मोड यूज्ड इन द इंस्ट्रक्शन। ये डिपेंड करता है कि हम एड्रेसिंग मोड कौन सा यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। सम एड्रेसिंग मोड डायरेक्टली एक्सेस द ऑपरेंड व्हाइल अदर रिक्वायर कैलकुलेशन टू डिटरमाइन द एक्चुअल इफेक्टिव एड्रेस। नाउ एड्रेस मोड एंड इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेशन, ये जो अभी हमने ऊपर पढ़े हैं उन्हीं सभी के नाम है, ठीक है ना। एंड इसमें क्या क्या हो रहा है, हाउ इफेक्टिव एड्रेस इज कैलकुलेटेड एंड उनका एग्जांपल, ठीक है। आपके सामने लिखे हुए हैं, एक बार वीडियो को रोको, इन्हें पढ़ लो, ये हैं एंड ये वाले भी हैं, ठीक है ना, दोनों आपके सामने लिखे हुए हैं, यही आपको इसका आंसर लिखना है क्वेश्चन। नाउ आते हैं हम 2 मार्क्स क्वेश्चंस पे। यहाँ से स्टार्ट होते हैं हमारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस 2 मार्क्स के लिए, जो कि आपके इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन मैं अब आपको करा रहा हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। काफी इजी डिफरेंसेस हैं, एक बार आप खुद पढ़ो, एक बार मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। वीडियो को पॉज कर लो, एक बार खुद पढ़ लो मेरे पढ़ाने से पहले, ठीक है। आई होप आपने पढ़ लिए होंगे। सबसे पहला पॉइंट है व्हाट इट मीन, इसका मतलब क्या है। ये डिफाइन करता है कि हमारा कंप्यूटर वर्क कैसे कर रहा है
एंड क्या फीचर्स हैं इसके। एंड कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन हमें ये एक्सप्लेन करता है कि कंप्यूटर्स के पार्ट क्या हैं जो कनेक्ट हैं एंड वो वर्क कैसे कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फोकस। कंप्यूटर आर्किटेक्चर इस बात पे फोकस करता है कि हमारा कंप्यूटर को क्या करना चाहिए, एंड कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन इस बात पे फोकस करती है कि कंप्यूटर किसी कार्य को किस तरीके से करेगा। ठीक है। थर्ड पॉइंट है आपका इंक्लूड्स, कि क्या क्या चीजें इंक्लूड्स करते हैं। कंप्यूटर आर्किटेक्चर इंक्लूड करता है थिंग्स जैसे कि आपका इंस्ट्रक्शन हो गया, मेमोरी हो गया, एंड डेटा हमारा किस तरीके से प्रोसेस होगा। एंड कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड करती है फिजिकल पार्ट्स को जैसे कि आपका सीपीयू, रजिस्टर्ड एंड बसेस। ठीक है। फोर्थ एंड लास्ट है आपके एग्जांपल। कंप्यूटर आर्किटेक्चर का जो एग्जांपल है वो है आपका डिजाइन ऑफ इंटेल एंड एएमडी प्रोसेसर। एंड जो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल है वो ये है कि हमारा डेटा किस तरीके से मूव होता है किसी भी सीपीयू के अंदर जब हमारा कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है। ठीक है। काफी इजी वर्ड्स में लिखा हुआ है। आई होप आपको एक बार में समझ में आ गया होगा कि आपको क्या लिखना है इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिस्ट एंड ब्रीफली डिफाइन द मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर। सबसे पहला आता है आपका सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब होता क्या है ये आपको बताना है, आपको पता भी होगा। दूसरा होता है आपका एएलयू, ये भी आपको पता है क्या होता है, एक बार वीडियो को रोको एंड पढ़ लो। थर्ड है आपका कंट्रोल यूनिट। ठीक है। इससे आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ बस यूज्ड इन कंप्यूटर आर्किटेक्चर। सबसे पहला डेटा बस होता है, फिर एड्रेस बस होता है, फिर कंट्रोल बस एंड फिर सिस्टम बस। पढ़ लेते हैं। इन कंप्यूटर आर्किटेक्चर देयर आर थ्री मेन टाइप ऑफ बस यूज्ड फॉर डेटा ट्रांसफर। सबसे पहला डेटा बस। डेटा बस क्यों यूज होती है हमारी, ट्रांसफर एक्चुअल डेटा बिटवीन द सीपीयू, मेमोरी एंड अदर डिवाइसेस। एड्रेस बस कैरी करती है मेमोरी एड्रेस को वेयर डेटा नीड टू बी रीड फ्रॉम और राइट टू। ठीक है। कंट्रोल बस क्या होता है, send control signals like read and write operations to coordinate data transfer। एंड सिस्टम बस एक कॉम्बिनेशन है डेटा का, एड्रेस का एंड कंट्रोल बसेस का जो कनेक्ट करते हैं हमारे कंप्यूटर के सभी पार्ट्स को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिफरेंस बिटवीन डेजी चैनिंग एंड सेंट्रलाइज्ड पैरेलल आर्बिट्रेशन। यहाँ पर आपके चार डिफरेंस है, मेथड, प्रायोरिटी हैंडलिंग, स्पीड एंड कॉम्प्लेक्सिटी। वीडियो को रोको, एक बार पढ़ लो, आपको समझ में आ जाएगा, फिर मैं बता दूंगा आपको कि क्या होता है। आई होप आपने वीडियो रोक के एक बार पढ़ लिया होगा। एक बार आप मेरे साथ पढ़ लीजिए, डेजी चैनिंग मेथड एंड सेंट्रलाइज पैरेलल आर्बिट्रेशन। डेजी चैनिंग के अंदर हमारी डिवाइस कनेक्ट होती है एक चैन के अंदर और जो प्रायोरिटी होती है वो पास हो जाती है वन टू नेक्स्ट। सेंट्रलाइज पैरेलल आर्बिट्रेशन के अंदर एक सेपरेट सेंट्रल यूनिट होती है जो कि हैंडल करती है सभी रिक्वेस्ट्स को एक बार में। सेकंड आता है आपका प्रायोरिटी हैंडलिंग। डेजी चैनिंग के अंदर हाईएस्ट प्रायोरिटी दी जाती है हमारे फर्स्ट डिवाइस को जो कि चैन में हमें देखने के लिए मिलता है। सेंट्रल पैरेलल आर्बिट्रेशन के अंदर प्रायोरिटी हमारी डिसाइडेड होती है बाय द सेंट्रल आर्बिटर। ठीक है। स्पीड, इसकी स्पीड थोड़ी सी स्लो होती है एंड इसकी स्पीड फास्ट होती है। कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी ये सिंपल एंड कॉस्ट इफेक्टिव है, यहाँ पे ये मोर कॉम्प्लेक्स है बट एफिशिएंट फॉर लार्ज सिस्टम। ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, डिफाइन बस एंड मेमोरी ट्रांसफर। बस क्या होता है, बस एक सिस्टम है जो कि ट्रांसफर करती है डेटा को सीपीयू के बीच में, मेमोरी के बीच में एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बीच में। बसेस तीन टाइप की होती हैं, डेटा बस, एड्रेस बस एंड कंट्रोल बस। एंड मेमोरी ट्रांसफर के बारे में बात करें तो इट मूव डेटा बिटवीन मेमोरी एंड अदर कंपोनेंट लाइक सीपीयू। It can done using direct memory access DMA, programmed input output or interrupted driven input output। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेमोरी रीड एंड राइट ऑपरेशन आर परफॉर्म्ड इन कंप्यूटर सिस्टम। सबसे पहला आता है आपका मेमोरी रीड ऑपरेशन। द सीपीयू सेंड एन एड्रेस टू मेमोरी एंड मेमोरी सेंड बैक टू रिक्वेस्ट डेटा। ओके। मेमोरी राइट ऑपरेशन, द सीपीयू सेंड बोथ डेटा एंड द मेमोरी एड्रेस वेयर द डेटा शुड बी स्टोर्ड। ठीक है। कंट्रोल सिग्नल, अ रीड सिग्नल fetch data and a write signal store data in memory। Example, reading a saved file use read operation while saving a document use a write operation। ये काफी इजी लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, आपको पढ़ते ही समझ में आ रहे होंगे। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके एक बार पढ़ के नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हो। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बस आर्बिट्रेशन से आप क्या समझते हो, एंड आपको बताना है टाइप ऑफ बस आर्बिट्रेशन। बस आर्बिट्रेशन के बारे में आप लॉन्ग क्वेश्चन में पढ़ चुके हो। ये एक प्रोसेस होता है जो कि मैनेज करता है मल्टीपल डिवाइसेस की रिक्वेस्ट को जो एक्सेस करना चाहती हैं शेयर्ड बस को। टाइप ऑफ बस आर्बिट्रेशन के बारे में बात करें तो हमारे पास कौन सी है, सेंट्रलाइज बस आर्बिट्रेशन जिसमें हमारा डेजी चैनिंग, पोलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटेड आर्बिट्रेशन। सेंट्रलाइज आर्बिट्रेशन में क्या होता है, अ सिंगल कंट्रोलर डिसाइड विच डिवाइस गेट एक्सेस। एक सिंगल कंट्रोलर डिवाइस ये डिसाइड करता है कि किस डिवाइस को एक्सेस मिलेगा। ठीक है ना। डेजी चैनिंग में क्या होता है, डिवाइस आर कनेक्टेड इन अ चैन एंड प्रायोरिटी इज गिवन इन द ऑर्डर। डिवाइस जो है वो एक चैन में कनेक्ट होती हैं एंड जो उनकी प्रायोरिटी होती है वो डिसाइड करती है उनके ऑर्डर को। पोलिंग में क्या होता है,
द कंट्रोलर चेक ईच डिवाइस इन फिक्स सीक्वेंस। जो हमारा कंट्रोलर होता है वो चेक करता है कि हर डिवाइस हमारी एक फिक्स्ड सीक्वेंस में लगी हुई है। डिस्ट्रीब्यूटेड आर्बिट्रेशन के अंदर जो डिवाइसेस होती हैं वो खुद कम्युनिकेट करती हैं एंड ये डिसाइड करती हैं कि किसको एक्सेस मिलना चाहिए। सो यहाँ पर खत्म होते हैं आपके सभी क्वेश्चन। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा, सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंड किस तरीके से आपको उन्हें लिख के आना है, ये सब आपको समझ में आया होगा। इन सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ मैं आपको व्हाट्सएप के थ्रू भेज दूंगा। आप व्हाट्सएप ज्वाइन कर लीजिएगा हमारा, ठीक है। व्हाट्सएप हमारा यहाँ पे आप क्यूआर कोड स्कैन कर सकते हो, यहाँ पे ज्वाइन कर लेना, ठीक है। एंड जो भी हमारी नोटिफिकेशन होती है आपको टेलीग्राम के थ्रू या इंस्टाग्राम के थ्रू आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। ये हमारा यूट्यूब है, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर द फर्दर वीडियो। नोट्स आपको मिल जाएंगे, या तो इस फॉर्मेट में लेना चाहो तो इस फॉर्मेट में मिल जाएंगे, और यदि आपको इंजीनियरिंग एक्सप्रेस के रियल फॉर्मेट में डिटेल नोट्स चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएंगे इस फॉर्मेट के अंदर, ठीक है। ये आपका रियल फॉर्मेट है इंजीनियरिंग एक्सप्रेस का, जिसमें आपके नोट्स अवेलेबल हैं। यहाँ पे आपके सभी टॉपिक्स डिटेल में अवेलेबल हैं जो कि मैंने आपको करा दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या होते हैं, कंट्रोल बस, एड्रेस बस ये क्या होता है, आर्किटेक्चर ऑफ बस क्या है, ठीक है। ये सब यहाँ पे कराए हुए हैं, डायग्राम लगे हुए हैं, एचडी क्वालिटी में नोट्स हैं आपके। अगर आप चाहो तो इन्हें आप परचेज कर सकते हो व्हाट्सएप के थ्रू। नीचे आपको नंबर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप कॉन्टैक्ट करके इन्हें परचेज कर सकते हो। नोट्स आपको जीमेल के थ्रू मिल जाएंगे जिन्हें आप सेव कर सकते हो अपने कंप्यूटर लैपटॉप्स में या अपने मोबाइल्स में भी। सो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा एंड सभी क्वेश्चंस भी आपको समझ में आ गए होंगे। नाउ कमेंट करिएगा सेकंड यूनिट के वन शॉट वीडियो के लिए। गेम चेंजर सीरीज में सेकंड वीडियो होगी हमारी जिसमें हम कंप्लीट करेंगे सेकंड यूनिट के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, जिसमें मैं आपको 7 मार्क्स के सभी क्वेश्चंस एंड 2 मार्क्स के सभी क्वेश्चंस को कंप्लीट कराऊंगा, जहां से आपके एग्जाम में आने के चांसेस हैं, या वो क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आपसे पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन जो भी मैंने आपको कराया ये सभी प्रीवियस ईयर में कई बार पूछे जा चुके हैं एंड इंपॉर्टेंट भी हैं, तो आप इन्हें एक बार जरूर से रिवाइज कर लेना, वीडियो को एक बार फिर से देख लेना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। Thank you very much for watching this video.